नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने को हराम करार दे दिया, को एजुकेशन को कह दिया हराम है। वहीं अगले ही दिन भारत में जमीयत उलेमाए हिंद ने भी कह दिया कि लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना गलत है, अनैतिक है, साथ पढ़ने से खराबियां आ जाती हैं। चंद लोगों ने विरोध किया, लेकिन देश के पढ़े लिखे काबिल मुसलमानों की आवाज कहीं सुनाई नहीं दी। आज कोई शायर सामने नहीं आया, आज कोई आलम, कोई फाजिल, कोई प्रोफेसर, कोई एएमयू, कोई सामने नहीं आया। क्या उन्हें लगता है कि यह सही है जो मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं, या जिस तरीके का तालिबान ने फरमान जारी किया और उसकी तालीम भारत में जमीयत करना चाह रहा है, क्या वो ठीक है? अगर नहीं तो फिर इसका विरोध क्यों नहीं करते साहब? इस कड़ी में नई खबर यह सुनिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि यह सारी सोच मदरसों से आती है, लिहाजा मदरसे बंद किए जाने चाहिए, उन्हें स्कूल में तब्दील कर दिया जाना चाहिए, उन्हें सरकारी मदद बंद हो जानी चाहिए। क्या वाकई ऐसा ही है? तालिबान मॉडल की दुहाई देने वालों की यह मांग मान ली गई तो क्या वो तालिबान का पूरा मॉडल लागू करने की मांग नहीं करने लगेंगे? और क्या ये सारे थॉट हैं जो कि तालिबानी थॉट है या फिर मदरसों से ही पैदा होते हैं? क्या ये एक सच्चाई है और इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ऐसे में ताल ठोक के बड़े सवाल, भारत को कलाम चाहिए या तालिबान? ये यहाँ के मुसलमान को ही फैसला करना है। वो जो कि आज चुप बैठा है अरशद मदनी और बर्क और तमाम लोगों की बातों पर। वही मदरसे क्या कट्टरता की ब्रांड फैक्ट्री है? तीसरा, भारत में तालिबान के कितने टूल हैं, ये कितने एम्बेसडर हैं? चौथा, तालिबानी सोच पर तालाबंदी कब लगेगी और मदरसे हटाओ, तालिबानी सोच हराओ, जिसकी मांग अब ये की जा रही है। हम बात करेंगे। नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं, राष्ट्रीय सचिव एसडीपीआई। हमारे साथ अतीकुर रहमान हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और साथ ही साथ हमारे साथ फिरोज बख्त हैं, जो कि चांसलर रह चुके हैं MANUU के। सबसे पहले नलिन कोहली, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मुझे प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट याद आता है और वो उस स्टेटमेंट की गूंज भारत से ज्यादा उन तमाम इस्लामी मुल्कों में गई थी, जिन इस्लामी मुल्कों में हम ये कह सकते हैं कि औरतों का या फिर और बाकी लोगों का जो है हाल कुछ बहुत ज्यादा, या आलमी हाल जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। लेकिन सर, जब इस तरह की बातें उठेंगी कि हिंदी मुसलमान तालिबान को सलाम भेजता है, कोएड यहां पर भी नहीं होनी चाहिए, कल तालिबान कुछ कहता है, ये लोग कहते हैं कि नहीं, तालिबान बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें यहां पर इसकी तामील करनी चाहिए, तो क्या सर वक्त आ गया है इस कट्टरता को खत्म करने के लिए? एक तो ये कि सरकारी खर्चे से अब रिलीजियस एजुकेशन मदरसों पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी, क्या ऐसा नहीं कि अब इनको अगर बढ़ने दिया तो ये सोच तो न जाने आगे कहां तक चली जाएगी? सचिन जी, आपने कई प्रश्न पूछे हैं, इन सब के अलग अलग पहलू हैं। थोड़ा संवैधानिक प्रक्रिया से शुरू करें। इस बात को ना भूलिए कि भारत और पाकिस्तान जब बने 1947 में, तो पाकिस्तान ने तय किया कि वो इस्लाम की राह चलेगा, वहां पर मुसलमानों को फर्स्ट सिटीजन का दर्जा दिया जाएगा। भारत में बहुमूल्य जो हिंदू हैं और उनके साथ अन्य जो मुसलमान और अलग धर्म के लोग थे, उन्होंने चाहा कि भारत जो है संविधान पे चले। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोगों की संवैधानिक आइडेंटिटी है एक भारतीय की। हम पहले भारतीय, पहले तो इंसान होते हैं, उसके बाद देश में हम पहले भारतीय हैं, और भारतीय होने के बाद हमें हमारे अधिकार संविधान से मिलते हैं, जिसमें अनुच्छेद या आर्टिकल 14 है समानता, दैट राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें किसी भी आधार पे सारे भारतीय एक हैं, एक ही समान है। आप डिनाई नहीं कर सकते इस राइट को, चाहे जेंडर के कारण या रिलीजन के कारण, रीजन के कारण, किसी भी। आगे जाकर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, जैसे आर्टिकल 25, 26, 27, जिसमें आप रिलीजियस फ्रीडम भी देते हैं कि आप अपने धर्म के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो जैसे आप एक रूल लाने की बात करेंगे कोई मदरसा में या कुछ, कि हम महिलाओं को जगह नहीं देंगे जो भी कारण से, तो आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। कुछ स्कूल को एजुकेशन, कुछ स्कूल अलग भी होते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में गर्ल्स स्कूल्स भी हैं, बॉयज स्कूल्स भी हैं, सेंट कोलंबस हो गया एक, कहीं जीसस एंड मैरी हो गई। लेकिन सारे स्कूल ऐसे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि को एजुकेशनल की भी जगह है। तो इसीलिए आप स्पेशल स्कूल फॉर गर्ल्स बना सकते हैं, स्पेशल स्कूल फॉर बॉयज कर सकते हैं, लेकिन तुरंत कहना कि सारे हो क्योंकि धर्म के खिलाफ है या ये गलत है,
तो ये तो गलत हो जाएगा कि भारत में इसकी जगह नहीं है। वहां 50-55 ऐसे देश हैं जो इस्लाम के आधार पर चलते हैं, जिनको ऐसे इस्लामिक रूप से रहना है। किसने रोका है? लोग जो है विदेश जाते हैं, अलग देशों में सेटल हो जाते हैं, अलग अलग कारणों से, नौकरियों के कारणों से, परिवार के कारण से, तो धर्म के कारण से भी। तो इस्लाम के तहत आप रहना चाहते तो भारत में क्यों? आप विदेश में जाइए जहां पर इस्लाम के तहत आप पूरी जिम्मेदारी से वहां इस्लाम के रास्ते को कबूल करते हुए वहीं फर्स्ट सिटीजन बनिए। भारत में संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकते, नहीं तो आपके अधिकार कहां से आएंगे? वो तो इसी संविधान से आते हैं। दूसरी बात, क्या मदरसों में तालीम जो है मॉडर्न होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने बेखूब कहा, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। क्यों? अपने धर्म से जुड़ना बहुत प्यारी चीज है, लेकिन साथ साथ समाज में, एक मॉडर्न समाज में जो आवश्यकताएं नौकरी की, इसके लिए तालीम में वो सब भी तो होनी चाहिए। अब असम राज्य की अगर हम बात करें, पीछे ये तय हुआ ना तो संस्कृत के लिए पैसे देने चाहिए, संस्कृत टोल के लिए, ना मदरसों के लिए, क्योंकि स्टेट ने वहां एक निर्णय लिया कि भाई ये देश या मतलब एक सेक्युलर कंट्री के लिए धार्मिक एजुकेशन के लिए फंड देने की क्या जरूरत है। तो वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंतो बिस्वा शर्मा ने यहां तक कहा कि भाई अगर मुझे कहीं पर मदरसा में देना पड़े तो कल ये मांग उठ सकती है कि गीता के लिए भी दीजिए, कल ये मांग उठ सकती है कि बाइबल के लिए दीजिए। तो हम जो है तालीम के लिए दे सकते हैं, लेकिन धर्म के लिए नहीं। तो आप जो है तो ये एक है। तो अब जब जहां मदनी साहब ने ये कह दिया कि ये हराम है एक किस्म से या गलत है, और उसी दिन इस तरफ तालिबान ऐसा कह रहा है, तो आपका प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। और मुसलमान भाइयों बहनों को इस बात को रखना पड़ेगा। क्या कहां रुकेगा? तालिबान तो कहता है म्यूजिक नहीं होना चाहिए, ये भी हराम है। हमारे देश के तो कई ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जो एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ना केवल देश में विदेश में। तो इन सब का क्या होगा? ये क्या मुसलमान नहीं है क्या? इनको क्या मुसलमान लोग पसंद नहीं करते? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पसंद करते हैं। तो ये सोच पे रोक लगाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देश इतना प्यारा है, सब मिलजुल कर रहे, संवैधानिक रूप से रहे, सेक्युलर रूप से रहे, इसमें दिक्कत क्या है? यास्मीन फारूकी, क्या आपको लगता है कि ये सही है या जमीयत तालिबान रूल चाहता है भारत में? या संविधान चलेगा या तालिबान रूल चलेगा? क्योंकि अगर इसको बढ़ावा दे दिया फिर तो न जाने कहां रुकेगा। फिर तो आप भी टीवी पे नहीं आ पाएंगे यहां पर बहस करने के लिए अतीकुर रहमान के साथ, वो भी हराम हो जाएगा। अभी आपने कुछ सवाल किए मुझे बहुत अच्छे से। आज पहली बार किसी बीजेपी प्रवक्ता को इतना तमीज़ से बात करते देख रही हूँ, मुबारकबाद देती हूँ उन्हें। मैं बहुत अच्छे से बात की, लेकिन एक बात पे मुझे बड़ा एतराज़ है कि हर बार ये बात क्यों कही जाती है कि अगर यहाँ पे आपको रहना है या चले जाइए आप। अरे बैठ के किसी घर में अगर कोई झगड़ा होता है तो बैठ के बातचीत की जाती है, या बड़ा आदमी घर का ये कहता है कि घर छोड़ के चले जाओ, कहीं और ठिकाना कर लो। ये जो बार बार ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर यहाँ पसंद नहीं है किसी इस्लामी मुल्क में चले जाओ, तो मैं उनसे ये पहला सवाल करना चाहती हूँ कि अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम उसी वक्त चले जाते, यहाँ क्यों रहते? तो क्योंकि हमें हिंदुस्तान, पहले पूरी बात आपके जवाब दे दूं फिर। नहीं, आप इस्लामी मुल्क में कहा आपने, मैं वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन वो किसके तो लिए हमें अगर यहाँ रहना है तालिबान, तो मुझे बात बताइए ना, मुझे बात बताइए ना। अगर सुनिए नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं वो बात नहीं कह, आप ये बात होते कौन है कहने वाले? अरे मैं कह रहा हूं आप ही पूरी कीजिएगा। लेकिन यास्मीन फारूकी, मेरा काउंटर ये है, जो भारत में रह के, हिंदुस्तान में रह के अगर तालिबान का गुंज गाएगा और यहां पर दिन रात उसको सलाम करेगा और वहां के रूल को यहां लागू करेगा, तो अगर उसको वो रूल पसंद है तो वहां क्यों नहीं चला जाएगा? ये बात तो कहेगा ना ये देखने वाला। आप गवा रहे हैं, क्या कहेगा? कौन कह रहा है? तालिबान का अगर पसंद होगा तो कौन अफगानिस्तान चला गया? किसी को कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान से क्योंकि प्यार करते हैं, यहां रहना चाहते हैं और यहीं रहते हैं इज्जत के साथ। कोई भी मुसलमान कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ इज्जत मांगता है, अपना तहफ्फुज मांगता है, और कुछ भी नहीं मांग रहा आपसे। नौकरियों के लिए सड़कों पे बेचारा मुसलमान नहीं आ रहा, और ही लोग आ रहे हैं। जहां तक बात, पूरी बात करिए। नहीं सुनिए, को एजुकेशन, मेरी बात सुन लीजिए। उनके कहने से क्या, पूरी बात तो सुन लीजिए। को एजुकेशन आज की तारीख में अगर आप गिन के बताएंगे तो कितने लड़कियों के स्कूल अलग से हैं? ऑलरेडी है ना। तब मौलाना मदनी ने थोड़ी कहा था कि स्कूल अलग से कर दो, ये तो ऑलरेडी है।
और अगर को एजुकेशन, आप मुझे एक बात बताइए मैम, तालिबान ने कहा था, तालिबान क्या झक मार रहे हैं, मुझे क्या मतलब है? कौन है तालिबान? कौन है तालिबान? मैं जानती ही नहीं उन्हें, वो मेरे कोई नहीं लगते, मैं नहीं जानती उन्हें। कोई एजुकेशन यहां पे हमेशा से यूनिवर्सिटी से शुरू है, और यूनिवर्सिटीज में कोई एजुकेशन हमेशा से, कभी भी अलग से यूनिवर्सिटीज नहीं बनी। कॉलेजेस यहां पे हमारे यहाँ जयपुर, एक छोटी सी बात बता रही हूं, महारानी कॉलेज, महाराजा स्कूल, मैं आपको दसियों नाम बता सकती हूं जहां लड़के लड़कियों के स्कूल अलग हैं। जैन समाज वालों ने अपने स्कूल अलग लड़कियों के खोल रखे। अपनी अपनी सोच है, अगर वो ये कह रहे हैं तो। अगर वो थोड़ा ना कह रहे, तालिबान कह रहे, तालिबान के बाद वो कह रहे हैं कि जो तालिबान ने कहा कि को एजुकेशन हराम है, यहां पर भी हमें उस पर विचार करना चाहिए, यहां पर भी ऐसी ही एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। इससे पहले सलाम भेजा था, बर्क साहब ने क्या कह दिया था कि वो हराम वाली बात, मैंने आपको क्या कहा कि सिक्योरिटी के बेस पे अगर लड़कियों की वो फायदा होता है उनकी, क्योंकि अभी आपने सुना होगा जो गुवाहाटी में हुआ एक रेप केस में, उस लड़की को कोर्ट से ये डिसीजन मिला कि साहब आईआईटी हमारी धरोहर है ये आदमी, इसलिए हम इसको कोई दंड नहीं दे सकते। तो आप मुझे एक बात बताइए, वो लड़की तो गई मारी, तो आप अगर सिक्योरिटी की बात करते हो तो मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वो एक बात कह रहे हैं जिस तरह अभी औरतों की बेइज्जतियां कर रहे हैं, फिर अगर सिक्योरिटी की बात, अगर आप इसे सिक्योरिटी से जोड़ रही हैं, धर्म से नहीं जोड़ रही हैं, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अगर आप इसे सिक्योरिटी से जोड़ रही हैं, धर्म से नहीं जोड़ रही हैं, आज को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी है, कल महिलाओं को ऊपर से नीचे तक पूरे तरीके से बुर्के में रहना चाहिए, अगर वहां पर चप्पल भी दिख गई तो कोड़े लगने चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी की बात है, किसी और मर्द के साथ बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी की बात है, फिर कल को बात होगी कि ऐसा है कि कोई मेल टीचर वहां पर ना पढ़ाए क्योंकि सिक्योरिटी की बात है, फिर यहां पर एक बात होगी कि ऐसा है महिलाओं को जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, एंकरिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी की बात है, फिर ऐसा होगा कि महिलाओं की आवाज रेडियो पर नहीं सुननी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी की बात है, फिर ऐसा होगा कि महिलाओं को यहां पर किसी भी तरीके से जो है किसी गैर मर्द के साथ बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोड़े पड़ेंगे क्योंकि ये सिक्योरिटी की बात है, फिर तो रुकेंगे नहीं ना। फिर अगर इस सोच को बढ़ावा दे दिया, फिर अगर इस सोच को बढ़ावा दे दिया तो फिर मुझे कहिए कि रह क्या गया, फिर तो तालिबान पूरा का पूरा आ ही गए। फिर यहाँ पर अगर आज हम अपनी बच्चियों को इतनी इजाजत नहीं दे सकते, अगर हम उनको बंद करके सिक्योरिटी के नाम पर अलग अलग स्कूलों में बंद कर देना चाहते हैं, फिर उस वक्त मुझे एक बात बताइए फिर रह क्या गया? और फिर वो कहां है आलम फाजल लोग जो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर अफगान नहीं, वो कहां है वो लोग जिन्हें यहाँ पर हिंदुत्व से डर लगता है, हिंदू तालिबान आ जाएगा, जो चूड़ी वाला वीडियो लगातार डालते हैं तालिबान भारत में आ गया, वो कहां है? वो कहां है? वो शायर साहब कहां है जिन्हें यहाँ रहने में डर लगता था कि मैं आदाब भेजता हूं अपने वहां पर तालिबान को क्योंकि वो अच्छा रूल लेकर के आएगा? कहां है बर्क साहब? नहीं, कहां है बाकी पर्सनैलिटीज? एक सेकंड, फिरोज बख्त, उसके बाद नलिन कोहली आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। मैम एक सेकंड, आपने बता दिया, मैम आप खुद भी सचिन भाई आपने बता दिया, बोलिए फिरोज बख्त साहब, फिर उसके बाद नलिन कोहली और अतिक। सचिन भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बहन से, मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा मेरी बात जरा सब्र धैर्य के साथ सुन लीजिए, तरीके से शुरू करेंगे। नलिन कुछ कहना चाहते हैं, नलिन बोलिए। मोहतरमा एक मिनट में अपनी बात पूरी कर, बात को हमने 5-7 मिनट सुना। पहली बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मैंने यास्मीन जी आपने शायद उसे गलत समझा। मैंने कहा 47 में जब 2 देश बने तो जो यहां पर बहुमूल्य हिंदू थे और साथ में मैंने कहा मुसलमान हो या ईसाई या अलग धर्म के लोग हो, उन लोगों ने तय किया कि भारतीय होंगे और मैंने समानता की बात की। किसने कहा कि मुसलमान या हिंदू बराबर नहीं है? अनुच्छेद या आर्टिकल 14 के तहत हम सब बराबर हैं, लेकिन यदि कोई चाहता है कि मैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स को ऊपर करना चाहूंगा सेक्युलर प्रिंसिपल से, तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो इस्लाम से चलने वाले 50 देशों में जाए। तो मैंने ये प्रिंसिपल जो है, इस पर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सोच गलत है। हाँ, तो फिर हिंदू राष्ट्र की नहीं, आप पर ये अधिकार नहीं दिया जाता, और इस बात को ना बोलिए क्यों होती है? नहीं यास्मीन जी, मैं आपको बड़े अदब से भी कहना चाहूंगा, आपके पास 55 देश हैं जहां पर इस्लाम के आधार पे लोग रह सकते हैं। दुनिया में मुझे एक हिंदू देश गिना दीजिए जो हिंदू नहीं, मैं भी आपसे आराम से बात कर रहा हूं, लड़ नहीं रहा महन जी।
नहीं, मैं आप तो इसीलिए ये मांग तब उठती है। और आज देश जो है सेक्युलर है, तो आप जब देखते हैं बिल्कुल, लेकिन उस संविधान में मुझे बता दीजिए 50-55 देश हैं इस्लाम के आधार पे, क्रिश्चियनिटी के आधार पे, ज्यूइज्म के आधार पे है, लेकिन हिंदू देश कौन सा है? हिंदू राष्ट्र का डर सेक्युलर चीज को अटैक मेरा सवाल तो यही था ना नलिन जी, मेरा सवाल तो ये था ना कि आज तो मैम को हिंदू राष्ट्र के नाम से बहुत डर लगता है। बहुत से लोग हिंदुवाद और हिंदुत्व तालिबान लेकर के आ गए थे, उससे बहुत डर लगता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, वहां कहाँ चल जाता है अब हिंदू राष्ट्र का डर? ये दिखाने लगी जब मैंने तालिबान का सवाल पूछा, कहाँ चले जाता है? जब ये शादाब चौहान जब ये कहते हैं कि तालिबान को बधाई, उम्मीद है निजाम मुस्तफा लेकर के आएंगे, तब यहां पर बात आती है ना फिरोज बख्श साहब की आलिम फाजिल लोग, ये प्रोफेसर, ये एएमयू, ये जितने सो कॉल्ड सेकुलर्स और हिंदुत्व का डर दिखाने वाले कौन से बिलों में घुस जाते हैं सर? सचिन भाई, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं, मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिए आप। बोलिए फिरोज बख्श, बोलिए। फिरोज भाई बोलिए। देखिए ऐसा है सचिन भाई, हाँ देखिए ऐसा है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं मोहतरमा को भी सुन रहा था, तकरीबन 15-20 मिनट से वो बोल रही थी, नलिन भाई भी बोल रहे थे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुश्किल से 1-1.5 मिनट बात कह के अपनी बात को तमाम करूँगा। देखिए बड़े अफसोस की बात है, ये जो इस्लाम है विच इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, इट इज़ अंडर स्कैनर। क्यों स्कैनर के अंडर है? इसी वजह से जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो टेलीविज़न पे आते हैं, मज़हब के फील्ड से भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं, एक हमारे मज़हब और इंटेलेक्चुअल के फील्ड से यहाँ भी बैठे हैं, ये कट्टरपंथी सोच ने इस्लाम का सत्यानाश कर दिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये तालिबान की बात चल रही है, अरशद मदनी की बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो मुल्क है ये शरिया से नहीं चलेगा। शरिया को मैं मानता हूं, शरिया मेरे दिल में है, ठीक है, मगर मैं घर में मानता हूं शरिया को, मैं 5 वक्ता नमाजी हूं। लेकिन अगर हम ये कहने लगें कि भाई स्कूलों को बंद करो क्योंकि कोएड स्कूल हैं, लड़कियों के स्कूल अलग हों, लड़कों के स्कूल अलग हों, तो ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या चाइना नहीं है। हिंदुस्तान अपने कानून से चलेगा। अल्लाह का शुक्र है जो BR अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया था, दुनिया का बेहतरीन कानून है और अभी तक जो है होल्ड कर रहा है। तो मैं इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यास्मीन साहिबा को मैंने बहुत तवज्जो से सुना, और देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मुल्क है ये इस्लामी कानून से नहीं चलेगा। इस्लामी कानून हमारा पर्सनल है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड की शायद मेंबर हैं, ठीक है, पर्सनल लॉ बोर्ड को आम मुसलमान नहीं मानता, एक NGO है, ठीक है, जो काम कर रही करते रहने दीजिए। लेकिन टेलीविजन नहीं, सुन लीजिए, थोड़ा सब्र तहम्मुल से सुनिए। सुनिए, मैंने आपकी बात आधे घंटे सुनी, आपकी बात आधे घंटे सुनी। आप जिस बॉडी को बिलोंग करती हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसकी कोई औकात नहीं है। मुसलमान इसको नहीं मानता है, मुसलमान ही समझता है ठीक है पर्सनल लॉ बोर्ड है, कुछ गिटपिट करता रहता होगा, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है आपकी। मैं बता दूं आपको, अगर किसी लॉ की कीमत है मुसलमान के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, तो वो हिंदुस्तानी जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको हम मानते हैं, ठीक है। हम एक आम मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मानता, एक आम मुसलमान शरिया को मानता है, लेकिन पब्लिक में नहीं, अपने घर में उसको मानता है, ठीक है। मैं एक बात बता दूं, आप जैसे लोगों की वजह से मोहतरमा, आप लोग इस्लाम का नाम लेते हैं, गैर इस्लामी बातें करते हैं। आप लोग शरिया का नाम लेते हैं, गैर शरई बातें करते हैं। माफ कीजिए, आप मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सालों से मैं देख रहा हूं आप बात करती हैं कुरान की, मगर कुरान को बगैर समझे आप बात कर रहे हैं। बड़े देखिए, ये करोड़ों लोग इस बात को सुन रहे हैं, बहुत से हिंदू मुसलमान देश को चलाने वाले। मजम्मत कौन सी कर दी आपने? तो आपने डिफेंड कर दिया बच्चों को, उस बयान को जो कि तालिबान ने दिया था कि एजुकेशन कोएड नहीं होनी चाहिए, कल को तो एजुकेशन बंद हो जाएगी। अतीक उर रहमान इसी में आप ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद जो है फिरोज बख्श अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा। अतीक उर रहमान, ये वक्त आ गया है ना कि रिलीजियस एजुकेशन ये वो, भाई देश शरिया से थोड़ा चलेगा भाई, तालिबान तोड़ना है। जिन्हें तालिबान पसंद है तालिबान के पास चला जाए, और ये वही मुसलमान कहेगा ना, वो मुसलमान जो कि पढ़ा लिखा है, शरिया लॉ के तहत नहीं रहेंगे। अतीक उर रहमान जी। सचिन भाई 100% फिरोज भाई जो बात कह रहे हैं 100%, ये मुल्क संविधान से चलेगा। शरिया मेरे घर के अंदर है, कुरान मेरे घर के अंदर है, मेरी मस्जिद के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, रूल ऑफ लॉ के होते हुए,
पार्लियामेंट के होते हुए, लेजिस्लेचर्स के होते हुए, नलिन कोहली साहब 3 बार हमारे सेशंस होते हैं। 3 बार जब सेशंस होते हैं उसका पर्पस क्या होता है? हम लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है या ये रास्ते पे घूमते फिरते छचोरेबाज दोनों तरफ से, मुसलमान भी और हिंदू दोनों जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इनको इलेक्ट नहीं किया, हमने आपको इलेक्ट किया है। ये तमाम बातें सचिन भाई लेजिस्लेचर्स के अंदर डिस्कस होनी चाहिए। क्या मदरसों के अंदर पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, फंडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर गलत हो रही है, उसका गैर इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों हो रहा है? लेजिस्लेचर्स अभी जिंदा हैं, अभी हमारे पार्लियामेंट जिंदा है, अभी हमारी जुडिशरी जिंदा है। और नलिन कोहली साहब, क्योंकि मैंने अभी ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा देश शरिया से नहीं चलेगा, मान लीजिए अगर कोई एक इक्का दुक्का सर फिरा मुसलमान निकल के आ रहा है कहीं गली कूचे से और वो ये कह रहा है कि नहीं 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 भाई, कोएड स्कूल्स नहीं होना चाहिए हमारी लड़कियों के लिए, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको अक्रॉस द टेबल बिठाइए। आप ये नहीं कहिए कि 49, 69 इस्लामिक नेशंस में आप चले जाइए। आपका ये कर्तव्य है, क्योंकि अतीकुर रहमान ने ये बात एक्सेप्ट की है आज कि ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है तालिबान को ना बिठा लें अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस द टेबल तो बिठाइए तालिबान सारे को ना अक्रॉस द टेबल बिठा लें सर। कॉन्स्टिट्यूशन के तो कोई भी कुछ कहता रहता है, यहाँ तो एक चूड़ी वाला वीडियो आता है तो पूरा देश खतरे में पड़ जाता है। मुनव्वर राणा तो हर रोज कह देते हैं कि भैया कभी यूपी रहने लायक नहीं है, देश रहने लायक नहीं है, मुसलमान की सजा मिलती है। सर किस किस को अक्रॉस द टेबल पर बिठाते फिरेंगे? मुझे एक बात बताइए ना सर। फिर जरूरी है ऐसे लोगों की। सर आप करेंगे नहीं ट्वीट? सर आपके साथ बैठ करके एक महिला कह देंगी कि महिला होने के नाते कि बच्चों की एजुकेशन पर बैन लगना चाहिए, उसको नलिन को अक्रॉस द टेबल बिठाएं। लेकिन अतीकुर रहमान जो स्कॉलर है, उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो शादाब चौहान को एक्सपोज करें जो ये कह रहे हैं कि हम निजाम मुस्तफा लेकर के आएंगे। बर्क साहब जो स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, या नोमानी साहब कहते हैं कि मैं एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम भेजता हूं, उसको उनकी पीठ थपथपाएंगे, नलिन कोहली को कहेंगे मोहतरमा को अक्रॉस द टेबल बिठा लो। मेरे पास वक्त इतना ही है अतीकुर रहमान साहब, क्योंकि ना मैंने आपका कोई ट्वीट देखा ना मैंने कुछ देखा है। और एक वीडियो आया होता ना, एक वीडियो में किसी धर्म विशेष का कोई यहाँ पर अंश होता या कोई हिस्सा होता या फिर मार रहे होते या धमका रहे होते, जिसका कोई लेना देना ही नहीं होता वो कौन था, कौन किसकी क्या आइडेंटिटी और कब का वीडियो था, उसको लेकर के अब देश खतरे में आ जाता और यहाँ संविधान और ये देश रहने लायक नहीं होता। ये यहाँ की स्थिति होती सर, जिनको आप अक्रॉस द टेबल बिठाने की मुखालफत यहाँ पर आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.